नमस्ते एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत ज़्यादा स्वागत है परीक्षा पथ पर। और आशा है कि आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे, आप स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। राधे राधे, जय महाकाल, यश, शेरनी, स्वामी, अंकित, अंकित प्रजापत, कल्लू कालिया, आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद है कि आप रोशन करेंगे हमारे इस चैनल को। वेलकम है आप सभी का। गगन, जय श्री राम आपको भी। मामराज, कल्लू, अरे मामराज से ध्यान आया। देखो आप टॉपर की क्या कहानी होती है ना, एकदम नाम से ध्यान आ जाता है कि अरे ये टेलीग्राम का क्विज नहीं देखा आज, है ना। अब विनेश शुक्ला, वेलकम आप सभी का। अंशिका, राधे राधे आप सभी को। ऊपर वाला आपकी हर मनोकामना को पूरा करे। जल्द ही आपको एक अच्छी सी सरकारी नौकरी जो आप चाहते हो वो आपको मिले। एंड कौशल, जैनिश, बालेश, सभी सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत स्वागत है। चलिए अपनी आज की क्लास को शुरू करते हैं। क्रिक फीवर उस पे तो बैन हो गया, वो ग्लो एंड लवली है, वो फेयर एंड लवली नहीं रहा, अब वो ग्लो देता है ना। क्या बोलते हैं उसको, ग्लास स्किन ग्लो देता है अब वो, है ना। चलिए तो शुरू करते हैं अपने पहले सवाल से। बस आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग एक बार क्लास को शेयर कर दो। देवांशु, थैंक यू सो मच। पूजा, वेरी गुड इवनिंग। हरिकेश, सभी को सुनील, वेरी 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 गुड इवनिंग। लो, पहला सवाल तुम सबके सामने हाजिर है। ग्रुप डी 2018 का इवनिंग शिफ्ट का ही सवाल है आप सबके सामने, ठीक है। चलिए इस बार एनटीपीसी क्लियर हो जाएगा, देखो करना ही पड़ेगा। एक आप देखोगे ना चारों तरफ घूम के, अपने चारों तरफ आपको ये लगेगा कि एक एनटीपीसी का ही एग्जाम है, जिससे उम्मीदें ये है कि हाँ ये एग्जाम हो सकता है, थोड़ा जल्दी हो सकता है ना। बाकी चारों तरफ नजर घुमा लो, दूर दूर तक कुछ दिख नहीं रहा है ना। नौकरी लग जाए बस मैम, हाँ ऑफिशियल, बिल्कुल यही दुआ आप सबके लिए हम भी करते हैं और आप भी अपने लिए करो। चलो क्लिक फीवर सेटाफिल वाले हैं, रहन दे, तो वो लाइफ बॉय साबुन वाला है, बकवास मत कर, सेटाफिल वाला है। कुतुबुद्दीन ऐबक पहली बार दिल्ली का सुल्तान डैश में बना था, ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक पहली बार दिल्ली का सुल्तान कब बना था? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर मैम? 1206 ईस्वी में, ठीक है। अच्छा, ये किसका गुलाम था? ये किसका दास था, ऐसे ज्यादा सही रहेगा। क्या हुआ है, ये किसका दास था, जरा एक बार मुझे ये बताइए। इसके बाद देखो, इसके बाद आता है आराम शाह, है ना, लेकिन वो बहुत ही थोड़े से टाइम के लिए रहता है। उसके बाद आता है इल्तुतमिश, जो कि आपका रियल फाउंडर है दिल्ली सल्तनत का, ठीक है। रियल फाउंडर माना गया है दिल्ली सल्तनत का। इसी ने ही अपनी राजधानी जो है वो दिल्ली शिफ्ट करी थी। ऐबक के टाइम पर राजधानी कहाँ बनाई गई थी? लाहौर में बनाई गई थी, ठीक है। कहाँ बनाई गई थी? लाहौर में। इल्तुतमिश के बाद इसकी बेटी रजिया सुल्तान आती है, बहुत पूछा जाता है इसके बारे में, है ना। रजिया सुल्तान जो कि 1236 तक, केवल 1240 तक ही रहती है। गुलाम एम्पायर 1206 से 1290 तक है। वेरी गुड मोहम्मद, 1206 से 1290। इसके बाद आपका खिलजी एम्पायर आ जाता है, ठीक है। इसके बाद आपका क्या आ जाता है? खिलजी वंश आता है। खिलजी वंश के बाद फिर आपका तुगलक वंश आता है, फिर सैयद वंश आता है, फिर आपका लोधी वंश आता है, और फिर आज हम जहाँ हैं वहां हैं, बस अब पता नहीं किस वंश में है। तो आपका सही जवाब यहाँ पर बोल रहे हो मैम, मोहम्मद घोरी था, ठीक है। वेरी गुड। इससे पहले की अगर बात करें तो मोहम्मद घोरी था आपका यहाँ पर, मोहम्मद घोरी, ठीक है। जिसने तराइन के युद्ध लड़े थे। तराइन का जो मेन युद्ध है बच्चा, जिससे आपका शुरुआत हुई है भारत में दिल्ली सल्तनत की, उसके बारे में बात कर रहे हैं। तराइन का 1191 में और 1192 में। 1191 वाला ये हार गया था पृथ्वीराज चौहान से, 1192 वाला ये जीत गया था। और बस इसके बाद फिर वो चंदावर का वॉर लड़ता है किसके साथ, जल्दी से बताइए, ठीक है। थैंक यू सो मच। चलो अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल है, अफगान शासक बाबर ने भारत में डैश ईस्वी में मुगल सल्तनत की स्थापना करी थी, ठीक है। अगला सवाल, 1504 में ये कहाँ का आपका शासक बनता है? आप कहेंगे मैम ये आपका मात्र 11 से 12 साल की एज में फरगना का शासक बनता है ना, फरगना का शासक बनता है। उसके बाद 1526 में, अच्छा एक सवाल यहाँ से, और शायद कल या परसों ये न्यूज में भी था, है ना। काफी दिन से ये न्यूज में भी था, अब मैं वो टर्म भूल गई हूँ क्योंकि मैं बहुत ज्यादा उससे रिलेट कर नहीं पाती हूँ।
बचा के ले आओ अंकित, फिर फंस गई तो इतना तो तुम्हारा बनता है करना। वेरी गुड मीर। अच्छा, अगर आपको दिल्ली सल्तनत के सारे काल कब से कब तक था तो आप बता दीजिए, हम लिख देंगे, कोई टेंशन हमें नहीं है ऐसी, ठीक है। अब सवाल है 1652, 1656, 1256 या 1526 में। तो भारत पर वो करता है आपका पानीपत का पहला वॉर, ठीक है, पानीपत का पहला वॉर, और यहाँ से दिल्ली सल्तनत का हो जाता है अंत। इब्राहिम लोदी के साथ ये वॉर जो है वो लड़ी जाती है, ठीक है, जिसमें ये तोपों का यूज करता है, आपका यहाँ पर ध्यान रखना है। तो 1526 पानीपत का पहला वॉर, उसके बाद ये 4 वॉर लड़ता है, फिर 1930 में खुद टैबोल जाता है, ठीक है। उसके बाद इसका बेटा हुमायूं आ जाता है, जो इतना कुशल आपका होता नहीं है। देन आपका आता है अकबर, जो विस्तार करता है अच्छा खासा, ठीक है जी। चलिए, आपका यहाँ पर सही सवाल ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और एक सवाल मैंने हाँ, इसने किस वॉर को, अब आया ध्यान, इसने किस वॉर को जिहाद का नाम दिया था, जरा बताना एक बार। जिहाद का नाम दिया था और किसके साथ लड़ी थी, फटाफट से आंसर दो। ये क्वेश्चन देखो पूछा भी जा चुका है। तुगलुमा नीति पानीपत के पहले वॉर में ही इसने यूज करी थी, और इसने किस वॉर को जिहाद का नाम दिया था, ये अभी 3-4 दिन से रिसेंट न्यूज में था, इसलिए मैं आपसे पूछ रही हूँ, ठीक है। निशांत मैम, युद्ध करने का मन करता है, काश अभी भी युद्ध होने चाहिए थे। बच्चा, एक छोटी सी वॉर में कितनी आगे की जनरेशन्स उसको क्या बोलते हैं बच्चा सफर करती है, वो आप अभी नहीं समझ पा रहे हो। अभी वो कहते हैं ना कि ताजा ताजा नया नया खून है, दोबारा उबाले मार रहा है, और कोई नहीं, ठंडा होएगा, टेंशन मत लो, है ना। चलिए बताइए जी, क्या सही जवाब होगा। राणा सांगा के साथ खानवा का वॉर, वेरी गुड, ठीक है। सांगा, राणा सांगा के साथ। अच्छा, राणा सांगा किसके ग्रैंडफादर थे, बताओ जरा एक बार, कौन बताएगा, ठीक है। खानवा का वॉर, खानवा का वॉर, वेरी गुड। चलिए, अगला सवाल आपके लिए है। अंग्रेजी यात्री विलियम हॉकिंस ने डैश के शासनकाल के दौरान भारत का दौरा किया था। जब वो अनुमति मांगने आया था, या फिर कहीं एक मुगल शासक को खुश करने के लिए आया था, कई सारी वाइन्स की बोतल लेके, कि भैया हमें यहाँ पर व्यापार करने की इजाजत दे दीजिए, ठीक है। चलो जल्दी से बताइए। हम जिनको युद्ध करा दो, अरे रहने दो, ये वो नकली बंदूक नहीं आती, वो प्लास्टिक वाली है ना, जो जिनमें थोड़ी सी वो आगे डॉट सी लगी होती है और वो आवाज करने लगती है, उनसे चोट थोड़ी बहुत, तो ये उनके लायक भी नहीं है, ये उनसे डर जाए, तुम इनको बोल रहे हो इनको वॉर में भेज दो, शर्मिंदा थोड़ा ना होना है मुझे। महाराणा प्रताप, वेरी गुड क्रिक फीवर, आपने सही आंसर किया है, ठीक है। चलो अब बताइए यहाँ पर सी जहांगीर। देखो चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम तो गलत हो जाएगा, अगर ये चंद्रगुप्त मौर्य या चंद्रगुप्त बच्चे कुछ भी हो सकता है ना। बहादुर शाह जफर, ये बहुत आगे चला गया। अशोक भी नहीं इसका आंसर होगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर जहांगीर, और 1609 में आया था, ठीक है, 1609 में। इंग्लिश खान की इसको उपाधि दी थी, ठीक है, इंग्लिश खान की उपाधि दी थी इसने, ये भी ध्यान रखना। और जहांगीर का रियल नाम क्या था आपका, सलीम था, ठीक है, सलीम। अगला सवाल है, डैश ने कई विश्राम गृहों, मस्जिदों और सड़कों के नेटवर्क का निर्माण किया था, जिसमें द ग्रैंड ट्रंक रोड का सबसे, जिसमें द ग्रैंड यानी कि जीटी रोड को सबसे ज्यादा प्रसिद्ध माना जाता है, जल्दी से बताइए। मैं देखो मैम सही बोलती है, कई बार वो तुमको कड़वी लग जाती है, उसके लिए सॉरी, है ना। वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग विरक्सन, आज कौन सा नंबर आया तुम्हारा, आज मैंने देखा नहीं, क्योंकि बच्चा मेरा फोन है नहीं यहाँ पर जिसमें मैं टेलीग्राम यूज करती हूँ, ठीक है। चलिए बताइए जल्दी से, यहाँ पर आपका क्या सही जवाब होगा। तो देखो, सम्राट औरंगजेब, ओहो सम्राट औरंगजेब, हुमायूं, शेर शाह सूरी, या फिर आपका अकबर। पहले मैं एक बार सवाल फिर से पढ़ लूं। नहीं नहीं नहीं, आज हिस्ट्री के क्वेश्चन ऐसा नहीं है बच्चा, कुछ क्वेश्चंस आपके हिस्ट्री आज आपको जो मिलेंगे ना, हाँ वो आपके सारे के सारे रेलवे के मिलेंगे। अच्छा, तो डेली रेलवे क्यों, तो जीटी रोड बच्चा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, शेर शाह सूरी। अच्छा जल्दी से बताइए, आपका शेर शाह सूरी, सूर्यवंश की स्थापना किसने करी थी, सूर्यवंश की स्थापना किसके द्वारा करी गई थी।
शेरशाह सूरी, जिसका रियल नाम था आपका बच्चा फरीद खान, इसने उपाधि ली थी। इसने 2 वॉर लड़े थे मेन, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तो चौसा और एक आपका कन्नौज। किसके साथ? हुमायूं के साथ। ये 1539 में, ये आपका 1540 में, ठीक है। यहां से वो भगा देता है हुमायूं को लगभग आपका 1555 तक, यानी कि ऑलमोस्ट 15 सालों तक, है ना। लेकिन 1545 में हो जाती है इसकी खुद की ही डेथ कालिंजर के किले में। अब इस चौसा के वॉर के बाद ये शेरशाह की उपाधि लेता है, ये भी तुमको याद रखना है। अब एक सवाल जो हमने पूछा है वो आंसर करिए। वेरी गुड, वेरी गुड प्रशांत मैम। एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन कब होगा? जून में होगा, पक्का होगा। और चंबल की धरती से, पान सिंह तोमर की धरती से, अच्छा अच्छा, फीवर है इस मौसम में, ठंड भी नहीं लग सकती तो ठंड तो ऐसी होना रही। अच्छा मैम, सूरी ने ही करी थी, अच्छा जी। प्रताप सिंह, जल्दी से बताइए, आपका सूर डायनेस्टी की स्थापना किसके द्वारा करी गई थी? आंसर करो। तब तक अगले सवाल पे। मुगल सम्राट को आलमगीर के नाम से जाना जाता है, या इसने अपना ये जो शीर्षक है ये अपना लिया था? ठीक है, रोबोट भाई आपको हेलो। और तुम बिल्कुल ओरिजिनल रोबोट हो, रोबोट पहचान कर नहीं पाते हैं ना मेल फीमेल की, ज्यादा मुझे लगता है। अच्छा, एनसीसी कैंप शूटिंग में फर्स्ट था मैं, आप बोल रहे हो गन से डर लगता है। अब मैं कैसे मान लूं ये बात? अब कहने को तो मैं भी कह सकती हूँ कि मैं कल ही कश्मीर के बॉर्डर पे फायरिंग करके आई हूँ, माना थोड़ा ना जाएगा, है ना। अच्छा बच्चा, तो आलमगीर के नाम से जाना जाता था औरंगजेब को, ये छठा मुगल शासक था, है ना। छठा मुगल शासक था। 1707 में इसकी डेथ हो जाती है, और इसकी डेथ के साथ समहाउ मुगल शासन की भी डेथ होती जाती है। औरंगजेब आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर बन जाएगा। अगला है शेरशाह सूरी अथवा शेर खान का असली नाम क्या था? ये मैं आपको बता चुकी हूँ, देखो फरीद, ऑप्शन नंबर। अच्छा, ये जलालुद्दीन किसका नाम था? जलालुद्दीन जो लिखा हुआ है ये नाम किसका था? एक बार फटाफट से बताइए, बताओ। आयुष, अब क्या करोगे, लेट हो रहा है, नहीं। अब तो तुम देखो नौकरी लग गई तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है, फिर तो तुम्हें ये कहना भी नहीं पड़ेगा। बाकी तुम अभी कर लो, कोई कोई भी ज्वाइन कर लो, हिमालय पे बहुत सारे हैं, ठीक है, ग्रुप, वो ज्यादा सही रहेगा। अकबर शायद है, अकबर शायद। अगला सवाल, अंग्रेजों ने भारत में अंग्रेजी की शिक्षा का माध्यम डैश में बनाया था? अंग्रेजों ने भारत में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम आपका डैश में बनाया था? 1857 में। 1857 में होती है आपकी क्रांति, है ना, 1857 की क्रांति आपकी, ठीक है। कनिन इस टाइम पर आपका क्या था? गवर्नर जनरल था, लेकिन आपका इसी टाइम पर इसको पहला वायसरॉय भी बना दिया गया था, ठीक है, पहला वायसराय भी यही था। 1833 में बच्चा गवर्नर से, ठीक है, बंगाल के गवर्नर जनरल से, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, बंगाल के गवर्नर जनरल से पोस्ट चेंज हो जाती है भारत के गवर्नर जनरल की, जो कि आपका बेंटिक था। और बेंटिक के ही कार्यकाल में 1835 में अंग्रेजी को, ठीक है, अंग्रेजों ने अंग्रेजी को शिक्षा का एक माध्यम जो है वो बनाया था। बहुत बढ़िया, ठीक है। आप 1835 में वॉइसरॉय कौन था? गवर्नर जनरल कौन था? तो आपका सही जवाब वहां पर बेंटिक होगा, ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन का वर्ष क्या है? भारत छोड़ो आंदोलन का वर्ष क्या है? और आज के कुछ सवाल ना आपको थोड़े से इजी भी लग सकते हैं, बट एक एक सवाल को आप देखना बच्चा, वो आपका रेलवे में ही पूछा गया है, ठीक है। खाना बनाने वाली लड़की नहीं मिल रही, सिर्फ जॉब करने वाली मिल रही है। ऐसे हो ही नहीं सकता कि जो जॉब करती हो वो खाना ना बनाती हो, ऐसा हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो गलत बोल रहे हो तुम। 8 अगस्त मुंबई से बच्चा 1942 में ये आपका गांधी जी के द्वारा इसका आह्वान किया जाता है, भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ दो रे अंग्रेजों, और नारा दिया जाता है करो या मरो, ठीक है, या तो करो या तो मरो। अब अच्छा, एक सवाल छोटा सा, अब इसमें बिल्कुल ऐसा नहीं है कि मैं कोई महात्मा गांधी जी के खिलाफ हूँ, कुछ भी नहीं है बच्चा, ध्यान रखना। और इसके नेक्स्ट डे आपको बताया जवाहरलाल नेहरू, गांधी जी, इन सबको गिरफ्तार
भी कर लिया जाता है अंग्रेजों के द्वारा। अब अगर ये नारा 1942 में, जस्ट एक जनरल सा सवाल है जो मेरे मन में कभी कभी आता रहता है, अगर 1942 में करो या मरो, मतलब किसी भी तरीके से अंग्रेजों को विवश कर दो भारत छोड़ने के लिए, ठीक है, अगर ये नारा देना ही था तो पहले क्यों नहीं, आप इस बात पे अपनी क्या राय देंगे? ठीक है, चलो बताओ। अब अगला सवाल आपके लिए क्या है, 1791 में ईस्ट इंडिया कंपनी के रेजिडेंट जोनाथन डंकन ने हिंदू कानून और दर्शन के अध्ययन के लिए डैश कॉलेज शुरू किया था, क्या सही जवाब होगा? बिल्कुल सही अंकित, आप एकदम सही हो। बस मेरा एक मतलब बहुत जनरल सा सवाल है, इसको बहुत ज्यादा अदर वे में मत लेकर जाना, ठीक है, इस नारे को लेकर मैंने बोला है, ठीक है। कितना प्रोसीजर है मैम फुल ज्वाइनिंग तक? देखो प्रोसीजर तो है, CBT 1 देना है, CBT 2 देना है, ठीक है, जो जिसमें आपकी टेस्टिंग क्या टाइपिंग होनी है वो करना है, देन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है। तो भगत सिंह का मार्ग देखो क्रिक ने ये नहीं पूछा कि मार्ग कौन सा अपनाना चाहिए था, जस्ट एक जनरल सा सवाल कि अगर बाद में ही इस तरीके से आजादी लेनी थी तो पहले क्यों नहीं। डी संस्कृत कॉलेज बचा, ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट आपके लिए है, डैश ने 1793 में भारतीय सिविल सेवा शुरू करी थी। तो 1793 में, ठीक है, 1793 में किसके द्वारा भारत में सिविल सेवा की शुरुआत की गई थी, यानी कि भारतीय सिविल सेवा का जनक, भारतीय सिविल सेवा का जनक भी कहा जाता है। जरा एक बार मुझे बताइए क्या आंसर होगा, ठीक है। और एक बार ये भी बताना, देखो क्लाइव तो बच्चा जो आपका 1757, ठीक है, और आपका 1764 और 65 वाली लड़ाई होती है प्लासी और बक्सर की, उसमें ये उसके बाद गवर्नर बना था बंगाल का, ठीक है, बंगाल का ये पहला गवर्नर था क्लाइव, और इसी ने सिराजुद्दौला और सुजाउद्दौला के साथ युद्ध भी लड़े थे ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से। एक और बताना मुझे, भारत का उद्धारक, ठीक है, उद्धारक ये किस वॉइसरॉय को कहा गया है, ये किस वायसराय को कहा गया है? एंड जो जो सवाल पूछे हैं सबका आंसर करो। कॉर्नवालिस, आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, कॉर्नवालिस को भारतीय सिविल सेवा का जनक जो है वो कहा जाता है, ठीक है। चलो अब यहाँ पर बताइए आपका करेक्ट आंसर, भारत का उद्धारक किसे कहा गया है? नहीं, वो जो नोटिफिकेशन आया ना बच्चा, उसका एक रीजन ये है क्योंकि बिहार में प्रॉपर कास्ट सर्विस हुआ था, ठीक है, कुछ टाइम पहले, है ना, और जिन्होंने अपने फॉर्म में खुद को एससी घोषित किया हुआ है बिहार में, लेकिन एससी में बहुत सारी आपकी कैटेगरीज आती है ना, तो उसमें से वो अलग अलग कैटेगरी से है, तो वो मेंशन करिए कि भाई हम एससी में आते हैं, लेकिन हम एससी में इस वाली कैटेगरी में आते हैं, ठीक है, क्योंकि अब वहां पर प्रॉपर जातिगत जनगणना हुई थी, दैट्स वाई बिहार में वो पूछा गया है, बाकी जगह आपसे नहीं पूछा, ओनली बिहार, ठीक है, केवल बिहार के लिए है, और जनरल वालों के लिए कुछ होता है क्या? क्या बात कर रहे हो तुम? चलो जनरल वालों क्या कास्ट तुम करोगे अपनी, कौन सी कास्ट करो? जनरल वालों की कोई कास्ट होती नहीं, इसीलिए तो वो जनरल होते हैं। तो डलहौजी, भारत का उद्धारक डलहौजी, जिसने हड़प नीति अपनाई थी, जिसने हड़प नीति की शुरुआत करी थी, और ये कौन है डलहौजी वाला? ये है निशांत। बच्चा ये है रिपेन, ठीक है, रिपेन जिसने भारत में जनगणना का श्रेय जाता है, ठीक है, जिसको भारत में जनगणना 1881 वाली जो नियमित जनगणना आपकी हुई थी उसका श्रेय जाता है। तो इसको याद कर लेना, ये सवाल पूछा जा चुका है। अगला सवाल आपके लिए है, डैश साम्राज्य की स्थापना 1347 में हसन गंगू के द्वारा करी गई थी। अगला सवाल आपके लिए ये है, और एक बार आप सभी क्लास को प्लीज शेयर करके आ जाओ, ठीक है, और उसके अलग जो भी आज पहली बार आए हैं वो सब्सक्राइब जरूर कर देना। कुणाल थैंक यू सो मच। अंकित क्योंकि उसका कोई वास्ता नहीं है ना इससे, वो तो चाहे पेपर कराने के बाद भी वो मांग लेते, उसका तो कोई मतलब ही नहीं है। कट ऑफ एससी की ही लगेगी, ऐसे नहीं कि एससी में भी बिल्कुल कैटेगरी वाइज लगेगी, है ना।
तो उसका काम समहाउ जब डॉक्यूमेंट वेरीफाई करेंगे वहां पर होगा, तो अभी उसका पेपर से लेना देना कुछ है नहीं, देखो ठीक है। चलो तो देखो विजयनगर साम्राज्य 1336 में आपका तुंगभद्रा नदी के, अच्छा कल आपकी साउथ इंडियन रिवर्स की आपकी क्या थी, पार्ट 1 था बच्चा, उसकी कई सारी रिवर्स बची हुई है, मेजर रिवर्स, उसको हम पार्ट 2 में कवर करेंगे किसी एक दिन, ठीक है। तो आप मुझे बताइए कल की क्लास जिसने भी अटेंड करी थी आपको सही लगी थी, आपका कोई उस पर टिप्पणी है तो वो दे दीजिए। तुंगभद्रा नदी के किनारे बच्चा आपका कर्नाटक में हरिहर और बुका के द्वारा करी गई थी, ठीक है। हरिहर और बुका दो भाइयों के द्वारा करी गई थी, ध्यान रखिएगा। और संगम तो यही है आपका बहमनी साम्राज्य, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल है आपके लिए। अंग्रेजों ने भारत में क्षेत्रों को प्रांतों में विभाजित किया था, ठीक है। बंगाल, बॉम्बे और मद्रास जिन्हें डैश कहा जाता था, क्या सही जवाब होगा। और ये मोस्ट इंपोर्टेंट आपका जो भी आंसर होगा वो हुआ करती थी, क्योंकि चाहे हाई कोर्ट ले लो चाहे सुप्रीम कोर्ट ले लो, मतलब सुप्रीम कोर्ट तो एक ही था, ठीक है, वो यहीं पे सबसे पहले, मतलब जो भी उन्होंने डेवलपमेंट ज्यादातर करी है ना वो इन्हीं क्षेत्रों में सबसे ज्यादा करी है। चलो थोड़ा नमक कम था देखो नमक कम ही खाना चाहिए, है ना, और किसी दिन लटके मिलोगे हाई बीपी की वजह से। दे वर कोल्ड प्रेसिडेंसी, वेरी गुड बच्चा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, प्रेसिडेंसी इनको कहा जाता था, बंगाल प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी, बॉम्बे प्रेसिडेंसी, तो आपका सही जवाब हो जाएगा प्रेसिडेंसी, ऑप्शन नंबर बी। देखो अच्छा सवाल पूछा हुआ है, इजी पूछा हुआ है बट ठीक पूछा हुआ है कि अरे ये भी पूछ लेते हैं क्या, है ना। अच्छा व्हाट इज, क्या लिखा है, प्लेनेट 9, व्हाट इज प्लेनेट यानी कि ग्रह 9 क्या है, व्हाट इज प्लेनेट 9, ये आपका एक कॉमेट गैलेक्सी है, ठीक है। ए प्लैनेट इन द कॉमेट गैलेक्सी, अ प्लैनेट इन एंड्रोमेडा गैलेक्सी, अ प्लैनेट वेयर द स्टार वॉर्स सीरीज टुक प्लेस, एक ग्रह जहां स्टार वॉर्स श्रृंखला हुई थी, या फिर अ लार्ज आईसी प्लैनेट परपोज्ड इन द आउटर सोलर सिस्टम, व्हाट इज द प्लैनेट 9 एनटीपीसी 2000। और मुझे जो लगता है बच्चा देखो 2021-22 में जो एनटीपीसी का क्वेश्चन आपका पेपर हुआ था और जो 2016 में हुआ था, आप कंपेयर करोगे ना तो 2016 वाले की जीके बहुत ऊपर लेवल के, मतलब बहुत अजीब सवाल पूछे थे। इंपीरियल बैंक सुप्रीम कोर्ट, हाँ 1773 के एक्ट के द्वारा बचा 1774 में आपका, ठीक है, वेरी गुड। एंड मद्रास में, बॉम्बे में, कलकत्ता में आपके हाई कोर्ट सबसे पहले खोले गए थे। नीट वाले सोच रहे होंगे देखो नीट का पेपर, और मेरे देखो खैर वो तो बहुत ही टफ है इस बार का नीट का पेपर, बट पेपरों का लेवल ना मेरे हिसाब से मेरे को भी लगता है कि अच्छा खासा ठीक ठाक होना चाहिए, मतलब ऐसे भी नहीं बहुत हाई, क्योंकि एसएससी वगैरह में देखो ना आपकी सब एक ही लेवल में आ रहे हैं, सीजीएल भी उसी लेवल में, एमटीएस भी उसी लेवल में, सीएचएसएल भी, जीडी भी उसी लेवल में है ना। और सिलेक्शन पोस्ट का थोड़ा सा अलग सा मैटर चलता है आपका, बट सब एक ही लेवल में लगा रखे हैं एसएससी ने, है ना। चलो तो मैं यहाँ पर सही जवाब आपका क्या कह रहा है, डी बिल्कुल सही है। आपके वो प्लैनेट्स या वो सेलेस्टियल बॉडी जो कि सोलर सिस्टम के बाहर होती है वो आपका रेफर करी जाती है एज प्लैनेट 9। अगला सवाल आपके लिए है, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है, एनटीपीसी 2016 का ही सवाल है। तो भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील, देखो डल झील आपकी कहाँ हो जाएगी मैम, ये कश्मीर में हो जाएगी, ठीक है, कश्मीर में। आपका थोल झील, पुष्कर झील आपकी कहाँ पर है, राजस्थान में, ठीक है, कहाँ पर है, राजस्थान में। उसके अलावा अपनी जो सबसे एशिया की लार्जेस्ट है ये, ठीक है, फ्रेश वाटर लेक है वो है आपकी वुलर झील, ये भी आपकी कश्मीर में ही है, ठीक है, बांदीपुरा में है ये, है ना। और ऑप्शन नंबर डी अपना यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ये प्लेट विवर्तन से बनी हुई एक झील है, ये भी ध्यान रखना क्योंकि ये पूछा जाता है। इसी से झेलम नदी, ठीक है, जिसका नेक्स्ट है आपका पानी रुकने का, है ना, अब इसी का ही रोका जाएगा आपका। झेलम नदी का रोक चुके हैं उरी डैम से, फिर वो छोड़ दिया था एकदम से। झेलम नदी इसी से ही आपकी बहती है, निकलती नहीं है, इसी से होकर वो बहती है एंड वो देन पाकिस्तान में चेनाब से मिलती है। अभी चेनाब का रोका गया है पानी, है ना। अगला सवाल आपसे
सबके लिए क्या है, अगला है आपके लिए सुखना झील चंडीगढ़। गए हो तुम क्रिक फीवर? एंड्रोमेडा ये क्या है, तो एंड्रोमेडा जो हमारी मिल्की वे की सबसे नजदीक की गैलेक्सी है, ठीक है। हमारी गैलेक्सी का नाम क्या है, मंदाकिनी यानी कि मिल्की वे। आपका इसके सबसे नजदीक की जो है वो है आपकी एंड्रोमेडा गैलेक्सी, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। झेलम वितिस्ता, वेरी गुड, वितिस्ता, ठीक है। नेक्स्ट आपके सामने बांग्लादेश की भू सीमा किसके साथ मिलती है, आप तब तक आंसर करो। पानी ना है, चलो आंसर करिए तब तक। इज द राइट आंसर भारत और चीन, या पिछले वाले का दे रहे हो? शिवांशु क्या हो गया, अच्छा हाँ, जब क्वेश्चंस के मैक्सिमम आंसर सही आने लगे तो समझिए आपकी प्रिपरेशन सही ढंग में चल रही है ना। अच्छा, बांग्लादेश की भूमि सीमा केवल भारत से लगती है, नहीं बच्चा। जो साउथ ईस्ट वाला जो रीजन है वो आपने देखा होगा ना एक मैप में, इस तरीके से है, इधर बांग्लादेश, इधर आपका म्यांमार। तो आपका यहाँ पर साउथ ईस्ट से ये म्यांमार से भी लगता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ना कि ए। केवल इंडिया से नहीं तो फिर म्यांमार को कैसे छोड़ दोगे। इसका जो साउथ ईस्ट वाला रीजन है, जो लाइक बंगाल की खाड़ी में जा रखा है, वो आपका म्यांमार से लगता है। ओके, और देखो ये कितना बोलता है आजकल। कौन सी नदी अरब सागर में नहीं मिलती है, इनमें से कौन सी नदी। अब इसका आंसर तो तुम आराम से दे सकते हो, क्योंकि कल मैंने ढेर सारे आपको वेस्ट फ्लोइंग और ईस्ट फ्लोइंग रिवर जो है वो करवाई है। हर हर महादेव जी, आप सभी को जो भी अभी आए हैं थोड़े लेट लतीफी में, वेलकम है आप सबका। NH44 है, क्या नाम है, प्रिंटर शर्मा आर्यव्रत। NH44 है जो कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक है, ठीक है। चलिए, महानदी मैम बे ऑफ बंगाल में फ्लो करती है, आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। और कल वाली थ्योरी क्लास में हमारी महानदी ही नहीं हुई है बच्चा। 850 किलोमीटर के लगभग इसकी लंबाई है, और ये सिहावा पहाड़ी छत्तीसगढ़ से निकलती है, ठीक है। छत्तीसगढ़ से निकलती है। इसको एक टाइम पर, जब तक इस पर डैम नहीं बना था, उड़ीसा का शोक भी कहा जाता था, क्योंकि उड़ीसा में इसमें डैम भी है एक, हीरा कुंड डैम। हीरा पे एच पे बड़ी की मात्रा लगा देना। जो वर्ल्ड का आपका सबसे लंबा अर्दन डैम बोला जाता है, ऑलमोस्ट 25.5 किलोमीटर की इसकी टोटल लंबाई है, ठीक है। तो ये आपका महानदी हो गई, और उड़ीसा से ये बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। नर्मदा, पेरियार, तापी, शरावती, ठीक है, जिस पर आपका जोग वाटरफॉल है आपका यहाँ पर। उसके अलावा पेरियार तो लिखा ही हुआ है, ठीक है। शरावती ये भी आपकी क्या है, वेस्ट की तरफ फ्लो करने वाली रिवर है, ठीक है। हाँ, वैतरणी, ठीक है। वैतरणी ये मैंने कल ही कराया था। वैतरणी और वैतरणी दो अलग अलग रिवर है, तो इनमें कंफ्यूजन मत कर लेना। अगला सवाल है, मंगल ग्रह को यह भी कहा जाता है, तो बहुत इजी होगा ये, सिंपल सी बात है। देखो, सुबह का तारा और शाम का तारा, ये तो कहा जाता है वीनस को, ठीक है, यानी कि शुक्र ग्रह को। अपना नाम वीनस ही रख लूं। हाँ, ऑलमोस्ट 25 किलोमीटर से ज्यादा है, अराउंड 25.5, 25.46 के आसपास। और उसका जो मेन होल्ट है बच्चा आपका, वो क्या हो जाएगा, लगभग आपका 4.5 किलोमीटर का है, लंबा है। नहीं, बट वो क्यों करवाया था, वेट बच्चा, अभी तक तो आपका कोई अपडेट हुआ नहीं है ऐसा। आंसर तब तक इसका करो तुम। नहीं, 44 ही है, देख लीजिए, सही बताया है। खैर, इसमें तो इसकी लेंथ थोड़ी सी कम लिखी हुई है, 4112 किलोमीटर, इससे थोड़ी सी ज्यादा ही है लेंथ आपकी। NH44 कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक। अब आई डोंट नो, तो मैं नहीं कह सकती कि वाई दिस हैपेंड अच्छा जी, चलो देखो बच्चा, नीला ग्रह हमारी पृथ्वी हो जाएगी, जो कि धीरे धीरे लाल होती जा रही है, और रेड प्लेनेट हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, लाल ग्रह।
आयरन ऑक्साइड के कारण, ठीक है, किसके कारण? आयरन ऑक्साइड के कारण आपका ये सेकंड स्मॉलेस्ट है, ये भी ध्यान रखना। सेकंड स्मॉलेस्ट मतलब दूसरा सबसे छोटा ग्रह है हमारे प्लेनेट का, और पृथ्वी की तरह ही इस पर दिन रात होते हैं, मतलब ऑलमोस्ट 24 घंटे के आसपास के ही होते हैं। और ये भी ध्यान रखना कि ये झुका हुआ है अपनी धुरी से 25 डिग्री पर, इसी वजह से, ठीक है, ये भी एक रीजन है इसका। आगे क्या लिखा है? ड्वार्फ प्लेनेट। तो ड्वार्फ प्लेनेट आपका 2006 से क्या है? 2006 से आपका प्लूटो है, जिसको यम भी पहले बोला करते थे, ठीक है। चंद्रमा कोई प्लैनेट नहीं है, बुध आपका कोई ड्वार्फ प्लैनेट नहीं है, और वीनस, खैर इनके उपग्रह नहीं है, ये एक आपके लिए क्वेश्चन हो सकता था। अगला सवाल आपके लिए है उच्च न्यायपालिका में, हायर जुडिशरी में, तो यहाँ पर बच्चा उच्चतम लिख लेना, यानी कि ये सुप्रीम कोर्ट की बात हो रही है। हायर जुडिशरी हमारी कौन सी है? हमारी हायर जुडिशरी सुप्रीम कोर्ट है, ठीक है। फर्स्ट मुस्लिम फीमेल आपकी जस्टिस कौन थी? तो एम फातिमा बीबी, इसके आगे आपको जाना भी नहीं है, यही आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। अगला सवाल है वसंत विषु कब होता है? वसंत विषु है, अच्छा शेर सिंह, थैंक यू। हाँ, एक कल परसों टेलीग्राम पे तोमर का मैसेज आ रखा, अब मैंने उनको पूरा नाम नहीं पता, ठीक है। मैडम जी आप रिप्लाई नहीं कर रहे हो, मैं कहा हाँ मैडम, तो बैठी ही पूरे दिन इसी काम के लिए है ना। ओहो आ गया मैसेज, आ गया, अब रिप्लाई कर दो। ऐसे नहीं होता बच्चा, काम की बातों का रिप्लाई होता है, ठीक है। चलिए वसंत विषुव, देखो 4 डेट आपको याद रखनी है। आप अपनी डेट को भूलो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन इनको नहीं भूलना है। 21 जून, सीरियल वाइज चले। 23 सितंबर, अभी जून आने वाला है हमारा, वसंत आने वाला है, इसलिए मैंने 21 जून लिख दिया, ठीक है। उसके बाद बच्चा 22 दिसंबर, और देन आपका 21 मार्च या 22 मार्च, जो आपका मन लगे वो आप लिख सकते हो, ठीक है। ये होते हैं विषुव। 22 मार्च जब आपका सूर्य, ठीक है, बिल्कुल आपका भूमध्य रेखा पर होता है ना, भूमध्य रेखा पर एकदम लंबवत होता है। पूरे विश्व में 12-12 घंटे के दिन रात होते हैं, ठीक है, दिन छोटा बड़ा नहीं होता। सेम स्थिति आपकी कब होती है? सेम स्थिति आपकी 23 सितंबर को होती है, जब सूर्य आपका 0 डिग्री यानी कि भूमध्य रेखा पर होता है। 22 दिसंबर को ये कैप्रिकॉन यानी कि मकर रेखा यानी कि साउथ हेमिस्फीयर में होता है, यहाँ पर दिन लंबा होता है, ठीक है, और हमारे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में छोटा दिन होता है। 21 जून को जब लंबवत होता है आपका कर्क रेखा यानी कि कैंसर पर सूर्य, बहुत लंबा दिन और घनी गर्मी, मतलब एक घनी नहीं होती, अति हो जाती है, जो लंबा दिन होता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। अब वसंत बताइए आपका कब आता है? कि मैम वसंत तो मुझे ध्यान ऐसा लग रहा है कि मार्च से के महीने में आता है, ठीक है। तो आपका बच्चा सही जवाब क्या हो जाएगा? मार्च। देखो 20 डेट आपकी 21 20 21 22 इस तरीके से हो जाती है, उसमें कोई टेंशन आपको नहीं लेनी है, ठीक है, क्योंकि वो आयोग भी कोई टेंशन लेता नहीं है। आपको बस मंथ याद होने चाहिए कि किस मंथ में आपका, और थोड़ी बहुत राउंड ऑफ से डेट भी याद होनी चाहिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट आपके लिए है डैश श्रीलंका की पहली महिला प्रधानमंत्री थी, एंड एक अच्छी फ्रेंड थी इंदिरा गांधी की भी। ओके ऑफिशियल है, थैंक यू सो मच। और जिनकी भी पहली क्लास है प्लीज आप सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि इन फ्यूचर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो ना, गवर्नमेंट वाले, ठीक है, वन डे कभी फिर बोलना अच्छा जी मैडम तो मैं तो ये वाली तैयारी कर रहा हूँ, बताओ। एसएससी हो, यूपी के अंदर बच्चा जो वैकेंसीज आने वाली है, बिहार में, और रेलवे तो अपना चल ही रहा है, इन सबकी क्लासेस आपके आने वाली है। वेदांत, वेदांत मतलब वेदांत तो कुछ नहीं है बच्चे, भंडार नायका, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर आपका। अगला सवाल आपके लिए है, सवाल है कितने नक्षत्रों को नामित किया गया है बाई IAU के द्वारा, ठीक है, कितने नक्षत्रों को। और ये बहुत अच्छी बात मेरे को एक ये लगी कि इसमें वो ऑप्शन ही नहीं दिया, तुमको टेंशन ही नहीं होगी, है ना, कि क्या मार्क करे। अच्छा एक ने, एक सेकेंड, अच्छा आपने वो कौन से हाईवे का बच्चा नंबर एक बार दोबारा बोलना, जिसने भी लॉन्गेस्ट हाईवे पूछा था, एक बार जो दूसरा ऑप्शन आप दे रहे थे ना 44 से, वो एक बार मेरे को दोबारा से यहाँ पर
दिखाओ कौन सा ऑप्शन था। अच्छा 88 हो जाएंगे बच्चा, ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। ठीक है, 28 आपके क्या है, नक्षत्रों की संख्या, कॉन्स्टलेशन बच्चा ये तारा मंडल है। ठीक है, नक्षत्र आपके 28 है, वैसे इसकी इंग्लिश सेम सी होती है आपके, ये तो 28 हो जाएंगे। और ये तारा मंडल की बात करें, अगर मैं हिंदी में लिखूं ना तो तारा मंडल, ठीक है, तारा मंडल वो 28 है। 28वां भारतीयों ने ही किया था अभिजीत नाम से। अगला सवाल आप सबके सामने, अगला सवाल है कालिंदी डैश नदी का दूसरा नाम है। कालिंदी डैश नदी का दूसरा नाम है। हाँ हाँ, NH44 ही आपका क्या है, लॉन्गेस्ट है। बट मैं एक बार जानना चाहती हूँ दूसरा हाईवे कौन सा था, वो भी तो पता चले कि कहाँ है, क्या ऐसा हो गया उसमें जो उसको वो कर दिया। 88, बहुत सारे आपके, बहुत सारे टीचर्स 89 बताते हैं जो कॉन्स्टलेशन है, यानी कि तारामंडलों की जो संख्या है, लेकिन वो गलत है। ध्यान रखना, गलत इसलिए है कि अभी तक IAU ने उसको पब्लिश नहीं किया है, ऑफिशियल नहीं किया है। ठीक है, तो आपने IAU के द्वारा ही जाना है, ध्यान रखिएगा। चलिए, तो आपका यहाँ पर कालिंदी किस नदी का, आप कहेंगे मैम देखो गंगा का तो भागीरथ कहा जाता है, ब्रह्मपुत्रा। अच्छा अच्छा अच्छा, एक सवाल यहाँ पर, हमारे भारत में एक नदी जो पुरुष के नाम पर रखी गई है, ठीक है, क्योंकि सारी नदियां आपकी फीमेल है, आप कोई भी नदी उठा के देख लेना, बट एक लौती नदी है, जरा एक बार जल्दी से बताइए। और कालिंदी नदी नदी यमुना का नाम है आपका, या तो इसको, इसके कई सारे आपके बच्चा तर्क दिए जाते हैं कि जो गॉड यामा है, ठीक है, उसके नाम पर इसको रखा गया है, जो कि एक डार्कनेस का गॉड होते हैं। ठीक है, ये द गॉड ऑफ डार्कनेस इनको बोला जाता है, इस वजह से है। बहुत ज्यादा ये प्रदूषित है, बहुत ज्यादा काली हो रखी है, और लिटरली इतनी काली हो रखी है, अभी हम मतलब अपने बेटे के लिए वो नहीं कराते, जब मुंडन कराते हैं, वो उसका पहले ही हो चुका था। तो उसके बाद मतलब हमारे ससुराल में ये प्रथा है कि भाई बालों को ना यमुना में बहाया जाता है। तो हम गए थे अभी वजीराबाद में, मतलब ऐसा पानी है कि शायद कोयला भी उसके आगे शर्मा जाए कि हाय मैं इतना काला क्यों नहीं, इस तरीके का पानी है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा यमुना। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर 3 है। बच्चा वो आपको NH7 बताया होगा, क्योंकि पहले NH44 को NH7 भी कहा जाता था। तो एक बार आप दोबारा से देखो उनकी क्लास को, उसके बाद एक बार आप पता करना। ठीक है, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे, मतलब इस बात पर हो सकता है कि वो आपका NH7 बोला है, क्योंकि पहले उसको NH7 ही कहा जाता था। तो एक बार, एक तो देखो सवाल आपका सही होना चाहिए कि किस तरीके से और बताया क्या था, ये सही, क्योंकि अभी ऐसे क्लेम नहीं कर सकते। चलो, अब यहाँ पर कोयना बांध कहाँ पर है, तो कोयना डैम जो है वो महाराष्ट्र में है, कोयना नदी पर। और मैंने कल शायद आपको बताया भी था कि कोयना को महाराष्ट्र की गंगा भी कहा जाता है, जीवन रेखा, आप जो मन करे आप इसको बोल सकते हो। तो महाराष्ट्र इज द राइट आंसर। विद्युत आवेश की SI इकाई क्या होती है, विद्युत आवेश की, ALP टेक्नीशियन का ये आपका सवाल है। बहुत बढ़िया, महाराष्ट्र में है। विद्युत आवेश, इलेक्ट्रिक चार्ज की SI यूनिट। और देखो NTPC में जाओ, तुम चाहे ग्रुप डी में जाओ, मतलब जहां पर आपका साइंस आने वाला है, ग्रुप डी तो कंफर्म्ड है क्योंकि उसमें तो अलग से ही साइंस आता है, वहां पर SI मात्रक से आपके 2 क्वेश्चन पक्के हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच नीरज शेखर। कहाँ पे, केला देवी मंदिर पर। देखो हमारे, मतलब अगर मैं शामली की बात करूँ तो वहां ऐसा कुछ होता नहीं है। आप जैसे भाभी भाभी वो करती होंगी, मैं देखो हमने नहीं सुना था, मतलब ये मेरे को देखो चौंचले से ही लगते हैं। अब जिनकी प्रथाएं हैं वो प्रथाएं हैं। हाँ, तो आपका यहाँ पर गुलाम हो जाएगा बच्चा, ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, अगला सवाल है, गति का दूसरा समीकरण किसके बीच संबंध स्थापित करता है, गति का दूसरा समीकरण। तो गति का दूसरा समीकरण क्या है, जल्दी से एक बार बता दो। ठीक है, आप कहेंगे मैम S इज इक्वल्स टू UT प्लस 1/2 A फॉर एक्सीलरेशन AT², यही है क्या गति का दूसरा नियम, है ना, द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। तो ये किसके बीच में आपका क्या कर रहा है, संबंध स्थापित कर रहा है। तो आप कहेंगे मैम एक तो ये कर रहा है स्थान और एक ये कर रहा है समय। तो आपका ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर, पोजीशन एंड टाइम। वेग,
वेग में कहा कर, वेग कहाँ, ये तो प्रारंभिक वेग है बच्चा। सही जवाब होगा आपका पोजीशन, ठीक है, एंड टाइम। बताओ, इसको खुद खुद से देखो और उसके बाद बताओ। एस इक्वल्स, पहले ये देख लो यही है ना, क्योंकि उस हिसाब से तो बच्चा एस विस्थापन पोजीशन एंड टाइम मेरे हिसाब से तो यही है। अब तुम्हारे हिसाब का पता नहीं, क्योंकि तुम खुद को कहते हो कि साइंस तो ऐसी है कि रटी पड़ी है हमसे, है ना। चलिए अगले सवाल आप सबके लिए होमवर्क सवाल तो हो ही नहीं सकता, इतना इजी कैसे, और ये एएलपी ने कैसे पूछ लिया इतना इजी सवाल। 1 मीटर में कितने किलोमीटर होते हैं, 1 मीटर में कितने किलोमीटर होते हैं। आपका सही जवाब हो जाएगा मैम 1/1000 ही तो करना है, 0.001 आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अगला है, ये आपका होमवर्क सवाल रहेगा, देखो इजी है और आपका ये दैनिक जीवन में जो आपकी फिजिक्स लगती है ना उससे रिलेट करेगा। ग्रुप डी का सवाल है कि एक यात्री आगे की दिशा में गिरता है जब एक खाली चलती बस रुकने के लिए ब्रेक लगाती है और आराम करने से तेज होने पर पीछे की ओर गिरती है। ये किसके कारण होता है, ये आपका सवाल होगा आज का, ठीक है। और बहुत इजी सवाल है, मतलब सुपर इजी जिसको आप कह सकते हो। एंड हाँ, आप में एक बार फिर से अनुरोध है कि आज की क्लास हो देखो यहीं पर, कल हम क्लास करेंगे आपका 9 PM पर ही, सबने आना है, इसको शेयर कर देना और जो पहली बार आए हो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो अब आपका हाँ 10 मिनट शो भी बच्चा, अब आपके धीरे धीरे जो है अपनी रफ्तार पकड़ेंगे क्योंकि एनटीपीसी का एग्जाम जस्ट आपका आने वाला है और कल भी आपको एक 10 मिनट शो मिलेगा, तो उसको शेयर भी करना एंड लाइक भी करना। तो टेक केयर एवरीवन। 27 असम से सिलचर तक है। राष्ट्रीय राजमार्ग बच्चा सेकंड लॉन्गेस्ट है, 27 वाला, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, और वो गुजरात की तरफ है, देखना एक बार चेक करके। तो चलिए टेक केयर एवरीवन, थैंक यू सो मच, बाय बाय, जय हिंद। एंड बस अब आप सबसे हम विदा लेते हैं, कल आपसे मुलाकात होगी। टेक केयर, बाय बाय, अपना बहुत बहुत आप ध्यान रखिएगा।